राष्ट्रपति ने कड़ी सुरक्षा के बीच की महावीर मंदिर और पटना साहिब गुरुद्वारे में दर्शन, दिल्ली के लिए हुए रवाना। प्रधानमंत्री ने देश को किया संबोधित, कहा वैक्सीन को लेकर उठे कई सवाल, 100 करोड़ डोज ने सबको दिया जवाब। अमित शाह का जन्मदिन आज, पीएम मोदी सहित कई दिग्गजों ने जन्मदिन की दी बधाई। तेजस्वी का सीएम नीतीश को खुला चैलेंज, बोले चुनौती पूरी करने पर सीएम के भ्रम और हड्डी दोनों टूट जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे, जहां गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ने गुरु गोविंद सिंह महाराज का दर्शन कर गुरु के चरणों में मत्था टेका, साथ देश में अमन चैन बना रहे इसके लिए दुआएं भी मांगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय पटना में दौरे पर थे। राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनका बिहार का चौथा दौरा है। गुरुवार को वो बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। तो वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति आज 11 बजे दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज महावीर मंदिर और पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका है। इस दौरान उन्होंने देश में अमन चैन की दुआ मांगी। तो वहीं अब वो 11 बजे दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश को संबोधित किया है। कोरोना काल के 19 महीने में यह उनका 10वां संबोधन था। दिवाली से पहले दिए गए 20 मिनट के संबोधन में मोदी का ज्यादातर फोकस कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज पूरे होने पर महामारी से निपटने के तरीकों पर रहा। जब भारत में सदी की सबसे बड़ी महामारी आई तो सवाल उठा कि क्या भारत इससे लड़ पाएगा। इसका जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। भारत के संदर्भ में देखें तो बहुत सीधा साधा अर्थ यही है, हमारे देश ने एक तरफ कर्तव्य का पालन किया तो दूसरी तरफ उसे बड़ी सफलता भी मिली। कल 21 अक्टूबर को भारत ने 1 बिलियन 100 करोड़ वैक्सीन डोज का कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के पीछे 130 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य शक्ति लगी है। इसलिए ये सफलता भारत की सफलता है, हर देशवासी की सफलता है। मैं इसके लिए सभी देशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अपने संकल्पों की सिद्धि के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। साथियों, आज कई लोग भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं। भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का 1 बिलियन का आंकड़ा पार किया है, उसकी सराहना भी हो रही है। लेकिन इस विश्लेषण में एक बात अक्सर छूट जाती है कि हमने ये शुरुआत कहां से की है। दुनिया के दूसरे बड़े देशों के लिए वैक्सीन पर रिसर्च करना, वैक्सीन खोजना, इसमें दशकों से
उनकी महारत है, एक्सपर्टाइज थी। भारत अधिकतर इन देशों की बनाई वैक्सीनेशन पर ही निर्भर रहता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज जन्मदिन है। वे आज 57 वर्ष के हो गए हैं। इस मौके पर कई नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। शाह के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने बधाई देते हुए लिखा कि अमित शाह को जन्मदिन की बधाई। मैंने कई वर्षों तक अमित भाई के साथ काम किया है और पार्टी और सरकार को मजबूत करने में उनके उत्कृष्ट योगदान को देखा है। वो ऐसे ही जोश के साथ देश की सेवा करते रहे। उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं। तो वहीं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, सीएम योगी, सीएम नीतीश, राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गजों ने अमित शाह को बधाई दी है। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस का लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने यह बयान दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के 40 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का दावा किया है भक्त चरण दास ने। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के 40 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का दावा कर दिया है कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने। बयान से राजद और कांग्रेस के बीच भी अब बढ़ सकती है दरार। लोकसभा चुनाव को लेकर यह बयान जारी किया है बिहार कांग्रेस ने। कांग्रेस का लोकसभा चुनाव को लेकर यह बड़ा बयान सामने आया है, जहां भक्त चरण दास ने यह बयान दिया है। 40 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का दावा कर रही है कांग्रेस। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी उत्कर्ष फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, कांग्रेस ने अब दावा कर दिया है कि बिहार के 40 सीटों पर अकेले लड़ेंगे। क्या इससे राजद में और दरार पड़ सकती है? ये बिल्कुल दरार की जो लकीरें हैं वो कांग्रेस ने पहले ही खींच दी थी, लेकिन आज जो बयान दिया है बिहार के कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास से जरूर साफ हो गया है कि आने वाले में अब राजद और कांग्रेस में जो कलेश है वो बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि जब उन्होंने साफ कर दिया है कि 40 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं राजद भी अब पीछे नहीं हटने वाली है। और देखना ये जरूर होगा कि जब कुशेश्वर स्थान और तारापुर का सामने आता है तो आगे पीछे रणनीति होती है। हालांकि जो कुशेश्वर स्थान परंपरागत कांग्रेस की, उसके लिए लगातार कांग्रेस जो है वो संघर्ष करते दिख रही है। और आज ही कांग्रेस के बड़े नेता हैं, युवा नेता हैं, वो भी आज पटना पहुंच रहे हैं और दमखम के साथ कुशेश्वर स्थान और तारापुर में प्रचार करेंगे। क्या लगता है उपचुनाव में अगर कांग्रेस की जीत हो गई तो लोकसभा चुनाव के लिए इनके बल मजबूत होने वाले हैं? जी बिल्कुल, अगर कांग्रेस जीतती है दोनों सीटों पर या एक भी सीट जीतती है तो जरूर राजद पे वो जरूर कह सकते हैं कि दबाव बनाने की कोशिश करेगी। क्योंकि अगर सीट थी कांग्रेस की कुशेश्वर स्थान और उसके बाद भी उसे नहीं दिया गया तो कहीं ना कहीं ये जरूर रणनीतियां बना रही है कांग्रेस की। आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें राजद को कैसे नीचे किया जा सकता है। यानी कि अब ये पूरी लड़ाई साफ की है, राजद को नीचा दिखाने की है। राजद को नीचे दिखाने की पूरी कोशिश करेगी क्योंकि जब राजद इस तरीके की देती है तो जरूर ऐसा कुछ हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्ष अधिक जानकारी के लिए। तो उत्कर्ष हमारे सहयोगी इस खबर पर अधिक जानकारी साझा कर रहे थे। तो भक्त चरण दास बिहार कांग्रेस के प्रभारी, उनका बयान, लोकसभा चुनाव में बिहार के 40 सीटों पर अकेले लड़ेगी कांग्रेस। तो इससे राजद और कांग्रेस के बीच जो रिश्ता है उसमें और दरार पड़ सकती है। तो उनकी बातों पे मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। वो क्या है नहीं है, मैं क्या हूँ, ये सब जानते हैं। और चुनाव हमारा सीट पे हम लड़ना हमारा राजनीतिक आवश्यकता है और हम लड़ रहे हैं। और उन्होंने गठबंधन को तोड़ा तो हम 2 सीट पे लड़ रहे हैं। कांग्रेस अपने आप की ताकत में खड़ा होगी, हम जम के लड़ेंगे और 40 पार्लियामेंट में लड़ेंगे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नया चैलेंज दे दिया है। यह चैलेंज चुनाव प्रचार के लिए सफर सड़क मार्ग से तय करने का है। दरअसल बिहार के कई इलाकों में सड़कों की हालत इतनी खराब है कि उस पर गाड़ियां तो दूर की बात है, चलना भी काफी मुश्किल है। तेजस्वी इसका जिक्र भी कई बार कर चुके हैं। तेजस्वी यादव अभी आरजेडी के उम्मीदवार के प्रचार प्रसार के सिलसिले में दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में है।
और इसी बीच नेता प्रतिपक्ष ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में तेजस्वी ने कुशेश्वर स्थान की सड़कों की हालात को दिखाया है। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने लिखा है कि 16 सालों में सीएम नीतीश कुमार को खुली चुनौती देता हूं कि 16 सालों तक उन्हें लगातार विजयी बनाने वाले कुशेश्वर स्थान क्षेत्र में वो एक बार सड़क मार्ग से घूमकर देख लें। अगर उनका भ्रम और कमर की हड्डी ना टूट जाए तो कहें। वो जनता और सच्चाई से डरते हैं, इसलिए हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं। तो आपको बता दें कि कुशेश्वर स्थान में है इस वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव ने एक वीडियो जारी किया है अपने ट्विटर हैंडल से, जिसमें कि सड़कों की खस्ता हाल को दिखाते हुए उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मैं चैलेंज देता हूं कि वो अगर कुशेश्वर स्थान आते हैं तो सड़क मार्ग से आए, हेलीकॉप्टर से नहीं आए, यानी कि एरियल सर्वे ना करें, सड़क मार्ग से आए और देखें कि क्या स्थिति है सड़कों की। सड़कें अब भी जर्जर है, बुरी हालत में है, और ऐसे में मुख्यमंत्री को खुले चैलेंज दे रहे हैं तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा है कि अगर यहां पर सड़क मार्ग से आते हैं और उनकी हड्डी, रीढ़ की हड्डी ना टूट जाए तो फिर कहिएगा। तंज कस रहे हैं तेजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। पूजा, तेजस्वी यादव इस वक्त कुशेश्वर स्थान में है और उन्होंने मुख्यमंत्री को चैलेंज दे दिया है कि आप सड़क मार्ग से यहां आए और देखिए अगर आपकी रीढ़ की हड्डी ना टूट जाए तो फिर कहिएगा। ऋतिक, देखिए बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और 30 अक्टूबर को दोनों सीटों पर मतदान होने वाले हैं। ऐसे में लगातार तेजस्वी यादव जो है वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में वो दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पहुंचे। जब वहां पहुंचे, सड़क मार्ग से लगातार उनका जो ये दौरा है वो चल रहा है। ऐसे में जब वो वहां पहुंचते हैं तो जो जनता थी वो लगातार सड़कों को लेकर शिकायत करती हुई नजर आई, और शिकायतों में वो कह रही है साफ तौर पर जनता कि यहाँ पर जो सड़कों के हालात है वो इसी तरीके के बने हुए हैं। तेजस्वी ने कई सवाल जवाब भी लोगों से किए। लोगों ने कहा कि सरकार इसको लेकर के कोई कदम नहीं उठाती है, जिससे आम जनता को काफी ज्यादा परेशानी होती है। ऐसे में जब तेजस्वी यादव ने सड़कों की हालात को देखा तो तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो शेयर किया और ये बातें उन्होंने लिखी हैं कि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, इस पर अगर सीएम नीतीश कुमार खुद आते हैं, खुद इस जगह का दौरा करते हैं तो भ्रमण करने पर उनका भ्रम भी टूट जाएगा और उनकी कमर की हड्डियां भी टूट जाएंगी। दरअसल ये ओपन चैलेंज था जो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को दिया है। ऋतिक, क्या लगता है पूजा, मुख्यमंत्री को उन्होंने खुला चैलेंज दे दिया है। उन्होंने कहा है कि आप सिर्फ हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, एरियल सर्वे करते हैं, सड़क मार्ग से आइए। क्या लगता है मुख्यमंत्री इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले हैं? देखिए, इससे पहले कि अगर हम बात करें तो तेजस्वी ने सीएम को चुनौती दी हुई है। जब उन्होंने चुनौती दी थी कि सड़कों पर उतरकर आप भ्रमण कीजिए, तो इससे पहले भी जब हम बात कर ले तो बाढ़ की स्थिति बनी थी तो सीएम ने वहां पर जायजा भी लिया था। ऐसे में जब एक बार फिर तेजस्वी ने ओपन चैलेंज दिया है तो अब देखना ये बेहद अहम होगा ऋतिक कि क्या नीतीश कुमार तेजस्वी के इस ओपन चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, क्या जो स्थिति बनी हो। हालांकि ऋतिक, ये भी बहुत अहम बात है क्योंकि चुनाव का जब समय आता है तो सरकार की गिनतियां सभी पार्टी गिनवाने लगती है, लेकिन इस बीच विपक्षी पार्टी भी शांत हो जाती है। लेकिन अब मुद्दा ये है कि जिस तरीके से विपक्षियों ने, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने अब ये मुद्दा उठाया है, ऐसे में सरकार की तरफ से या सीएम नीतीश कुमार की तरफ से इस पर क्या बयान सामने आता है और क्या रुख अपनाया जाता है, ये भी देखना अहम होगा। लेकिन चुनाव के समय सरकार की खामियां गिनवाना ऋतिक, ये भी आम बात हो गई है। इसके बाद विपक्ष भी कहीं ना कहीं सो जाती है। इसी वजह से जो सत्ता पक्ष में सरकार बैठी हुई है वो तो नींद में सोती ही रहती है और वो भी उस बात को लेकर के ध्यान में नहीं रखती कि हाँ, ऐसी सड़कों को बनवाना बेहद अहम है क्योंकि जनता को परेशानी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल परेशानी जनता को हो रही है और मुख्यमंत्री को ये खुला चैलेंज तेजस्वी यादव ने दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को ये खुला चैलेंज दिया। उन्होंने कहा है कि आप सड़क मार्ग से आए और उपचुनाव में प्रचार प्रसार करें, फिर आपको पता चलेगा कि बिहार की सड़कों के हालात क्या है। कोरोना टीकाकरण के मामले में भारत ने बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। भारत ने 100 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन लगाने का रिकॉर्ड बनाने के साथ ही इस लक्ष्य को पार कर आगे भी बढ़ रहा है। लेकिन अब भी सुरक्षा जरूरी है, कोविड गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। इस पर एक रिपोर्ट को देखिए। वैश्विक महामारी कोरोना ने आने के साथ ही देश में जो तबाही मचाई, उसके मंजर को सोचकर आज भी रूह
कांप उठती है। कोरोना संक्रमण के काल में जो हुआ वह भविष्य में ना हो, इसके लिए हर ओर प्रार्थना होता है। वह लॉकडाउन के हालात, घर में बंद मजदूरों की मजबूरी, कई कई दिनों तक बेसहारा लाचार बने जानवर से लेकर इंसान तक सब त्राहिमाम कर रहे थे। लेकिन सच कहा जाता है कि हर बुरे दौर के बाद बेहतर वक्त भी आता है। आज हाल वही है। कोरोना संक्रमण का खतरा पूर्ण रूप से खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन जनता की सूझबूझ और जिम्मेदारियों का सफल निर्वहन आज हाल को बदल चुका है। देश में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जब भारत को वैक्सीन के रूप में पहला शस्त्र मिला, तब कई कटाक्ष जरूर हुए, लेकिन लोगों ने सूझबूझ और धैर्य के साथ काम लेते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, जिसका नतीजा है कि महज 10 महीनों की कोशिशों के बाद देश की पूरी आबादी के 30% यानी 100 करोड़ वैक्सीन की डोज लग चुकी है। अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद भी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए चेतावनी का पूरी तरीके से पालन करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटीवी भारत। बिहार में लगभग 11 साल बाद कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। सूबे में राजद के सहारे अपनी खोई राजनीतिक जमीन तलाश रही कांग्रेस अपने बलबूते बिहार विधानसभा उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही है। जनता के हाथों में बिहार कांग्रेस की अब इज्जत है। बिहार विधानसभा उपचुनाव में दोनों सीटों पर कांग्रेस अपनी जीत के लिए पूरी ताकत लगा रही है, तो कांग्रेस उम्मीदवार भी अपनी अपनी सीट से जीत का दावा कर रहे हैं। और अब बिहार में कांग्रेस के स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार, जिग्नेश भवानी और हार्दिक पटेल आज पटना पहुंच रहे हैं, जिसके बाद उपचुनाव में खड़े कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों के लिए चुनाव पंचायत चुनाव के चौथे चरण में जिले के इटाड़ी प्रखंड के पंचायत प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज हो जाएगा। लगभग 9 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। प्रखंड की 15 पंचायतों के लिए 1587 उम्मीदवार के भाग्य का फैसला आज हो जाएगा और यह भी साफ हो जाएगा कि जनता ने इस बार किसके सिर पर जीत का सेहरा बांधा है। बाजार समिति परिसर में मतगणना को लेकर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा और वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। रोहतास जिले में चौथे चरण की मतगणना शुरू हो गई है। जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि मतगणना केंद्र तकिया बाजार समिति परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह से तत्पर है। उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्र के आसपास पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। अनाउंसमेंट में देरी नहीं हो सके, इसको लेकर एक अलग सेल बनाया गया है। साथ ही विजय प्रत्याशियों को मौके पर सर्टिफिकेट भी सौंपने की व्यवस्था कर दी गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रोहतास से संवाददाता अश्विनी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अश्विनी, क्या स्थिति मौके की? अभी मतगणना चल रही है, क्या मौजूदा हालात अभी वहां पे? ये मतगणना पहले राउंड की समाप्त हो चुकी है और कई यहाँ पर जो प्रत्याशी जीते हैं परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जो मुखिया प्रत्याशी है, जो जिला पार्षद के प्रत्याशी है, अब नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं। पहले चरण के मतगणना में 3 नए चेहरे जो है जीतकर अपना जो है जीते हैं और भारी मतों से। जी बिल्कुल बिल्कुल अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी के लिए। तो सासाराम रोहतास से ही हमें अधिक जानकारी साझा कर रहे थे। संवेदनशील जगहों पर पुलिस की तैनाती भी की गई, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो मतगणना जारी है सुबह 9 बजे से। पटना सिटी के आगम कुआं स्थित एनएमसीएच अस्पताल में बीती रात को उस वक्त अफरा तफरी मची जब शिशु रोग विभाग में इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। जहां बच्चे की मौत से आक्रोशित परिजनों ने हंगामा कर दिया, तो वहीं शिशु रोग विभाग में तोड़फोड़ भी शुरू कर दी है। जहां हंगामा और तोड़फोड़ होता देख चिकित्सक और नर्स दूसरे वार्ड में भाग निकले। जहां सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे आलमगंज थाना की पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। तो वहीं पुलिस के पहुंचने से पहले ही हंगामा और तोड़फोड़ करने वाले लोग फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पुरानी सिटी कोट निवासी 4 वर्षीय बच्ची को इलाज कराने उनके परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई, जिससे नाराज परिजनों ने अस्पताल में हंगामा और तोड़फोड़ शुरू की है, जिसमें अस्पताल के गार्ड को भी गंभीर चोटें आई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। झगड़ा तो हो रहा था, यहाँ पर आए हम लोग यहाँ छुड़ाने के लिए, उसके बाद मार दिया लाठी से। लाठी था उसके पास, 5-6 आदमी था। किस कारण से झगड़ा यहाँ होना शुरू हुआ? पहले से हो रहा था यहाँ पर, उतना तो हमको जानकारी नहीं है। ड्यूटी इलाज के क्रम में एक बच्चे की एमसीएच के बच्चा वार्ड में मृत्यु हुई है और परिजनों द्वारा हल्ला हंगामा किया गया था। पुलिस द्वारा तत्काल भी हल्ला हंगामा को शांत कराया गया। तो हम लोग अभी एहतियाती कदम बरत रहे हैं। ये किस तरीके के यहाँ हुआ और कहाँ के रहने वाले थे वो लोग जो बच्चा जो डेट किया है? बच्चे के परिजन पुरानी सिटी कोर्ट के पास रहने वाले।
और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना सिटी से संवाददाता मुकेश फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। मुकेश, एनएमसीएच में एक बच्ची की मौत हो गई है और परिजनों ने भी अस्पताल में तोड़फोड़ की है, क्या कुछ अभी मौजूदा हालात वहां के? जी बिल्कुल, देखिए घटना कल देर रात की है, जहां पर 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो जाती है। शिशु विभाग में उसको लेकर आक्रोशित परिजनों ने वहां पे जमकर हंगामा भी की है, तोड़फोड़ भी की है। लेकिन अभी की अगर बात करें तो वहाँ अस्पताल प्रशासन की ओर से एकदम सामान्य वहाँ पे सुचारू रूप से इलाज चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से लापरवाही एनएमसीएच की बार बार देखी जा रही है, तो वहाँ पे आए थी बड़ी सुर्खियों में ये एनएमसीएच बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही अस्पताल प्रशासन की मानी जाती है। लेकिन जिस तरीके से इलाज बच्चे की जो चल रही थी, 4 वर्षीय बच्चे की, तो उस दौरान बच्चे की जो मौत होती है तो उससे आक्रोशित लोग हो जाते हैं, परिजन लोग आक्रोशित हो जाते हैं, डॉक्टर से मारपीट करते हैं, वहाँ गार्ड से मारपीट करते हैं, वहाँ पे जमकर हंगामा करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। लेकिन घटना स्थल मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले को शांत करवा के सभी को वहां से हटाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो मुकेश हमसे इस खबर पर अधिक जानकारी साझा कर रहे थे। एनएमसीएच में एक बच्ची की मौत हुई है, जिसके बाद से स्थितियां मौके की गंभीर है। जिले के कुख्यात अपराधी संतोष पासवान पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके खिलाफ पूर्व से बैंक लूट, हत्या और केंद्रीय जेल से भागने जैसे संगीन मामले दर्ज है। पीसी के दौरान ये जानकारी सदर एसडीपीओ गोरख राम ने दी है। मुफस्सिल थाना चौसा में मीडिया के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया। यह पंचायत चुनाव में कुछ बड़ा करने की योजना बना रहा था। कुछ प्रत्याशियों के लिए उसने टेंडर भी ले रखा था और इसकी भनक लगते ही पुलिस ने एसपी ने स्पेशल टीम का गठन किया। शाम में यह बोक्सा मदह के बीच अपराध की योजना बना रहा है। मौके पर पहुंची टीम ने इन्हें खदेड़कर दबोच लिया। इसके साथ 2 और युवक गिरफ्तार हुए हैं। साकिब महदा के रहने वाले हैं, जो हत्या, लूट, डकैती, महदा बैंक डकैती सहित अन्य कांडों में फिरार थे। उसके गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक बक्सर के निर्देश में मेरे नेतृत्व में थानाध्यक्ष मुफस्सिल और डीआई का टीम गठित किया गया था और टीम द्वारा लगातार छापामारी किया जा रहा था। इसी क्रम में कल 20/10 को सूचना मिली, जिस आधार पर महदा और बोक्सा पथ पर संतोष पासवान और उसके दो सहयोगी को, जिसका नाम है विशाल कुमार, जो बस्सी कला दिनारा के रहने वाले हैं, अक्षय कुमार पासवान जो ददरा भगवानपुर के रहने वाले, उनको गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से 2 देसी पिस्तौल, 315 का 6 गोली, 4 मोबाइल और 5 किलो गांजा और 1 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। सदर अस्पताल में लगातार नई नई सुख सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसके बाद भी यहां मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव बना हुआ है। अस्पताल के इस अस्पताल परिसर में हर जगह पर जल जमाव देखने को भी मिल रहा है और इसमें छपरा सिविल सर्जन कार्यालय, ब्लड बैंक, मलेरिया विभाग, आरटीपीसीआर, जीएनएम स्कूल सभी में भारी जमाव पिछले कई दिनों से है। इससे मरीजों के साथ ही इस अस्पताल के अस्पताल कर्मी को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बात उत्तर प्रदेश की। आगरा के पिनाहट के पास एक स्कूल बस तालाब में पलट गई। घटना नया बांस गांव में हुई, जहां तालाब का पानी सड़क पर भरा होने की वजह से यह हादसा हुआ है। आनन फानन में ग्रामीणों ने बस में सवार स्कूली बच्चों को रेस्क्यू किया। ग्रामीणों की सजगता के चलते बड़ा हादसा टल गया। कई बार शिकायत के बाद भी समस्या का निराकरण नहीं हो पाया। विकास कार्य नहीं होने पर स्थानीय निवासी जनप्रतिनिधियों को भी कोस रहे हैं। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।